आज हम जानेंगे हिंदी व्याकरण में वर्ण के बारे में, वर्ण की परिभाषा एवं इसका अर्थ एवं इसके भेद। पहला है प्रश्न कि हम वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण जिसका खंडन नहीं किया जा सकता, यानी जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसको हम वर्ण कहते हैं। या फिर एक और सरल शब्दों में इसकी परिभाषा होगी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं, जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए, उसको हम स्वर वर्ण कहते हैं। उसके बाद आता है व्यंजन वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण करने में स्वर की सहायता ली जाए, उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे हम क का उच्चारण करते हैं तो लास्ट में अ आता है, ख का करते हैं उसमें भी लास्ट में अ आता है। तो इसलिए कहा गया है जितने भी व्यंजन होते हैं उनका उच्चारण करने में स्वर की सहायता लेनी ही पड़ती है। इसके बाद आता है स्वर वर्ण। तीन प्रकार के होते हैं। जो स्वर वर्ण होते हैं उनके तीन भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगे उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री और री। ये ह्रस्व स्वर के उदाहरण हैं क्योंकि इसमें एक मात्रा का समय लगता है। इसके बाद आता है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करने में दो मात्रा का समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इसमें आ, ई, उ, री, ओ, औ इत्यादि आते हैं क्योंकि इसमें दो मात्रा का समय लगता है। इसके बाद आता है प्लुत स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करने में तीन मात्रा का समय लगे उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। अब इसमें आता है ओम। इस शब्द में, ये ओम शब्द में तीन मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसका उदाहरण ओम कृष्णा होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें तीन मात्रा का समय लगता है। इसके बाद आता है व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यंजन प्रमुख चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन में जिन वर्णों या व्यंजनों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श होता है, ऐसे वर्णों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। अब आगे 25 संख्या कौन कौन सी है देखते हैं। पहला है, इसको क से लेकर म तक ये 25 वर्ण माने जाते हैं और इसमें टोटल 25 वर्ण होते हैं स्पर्श व्यंजन में। क से लेकर ग अंगा तक को हम क वर्ग कहते हैं, जिसका उच्चारण कंठ से होता है। च वर्ग का उच्चारण तालु से होता है। ट वर्ग का उच्चारण मूर्धा से होता है। यानी मूर्धा किसे कहते हैं? जो दांत के ऊपर वाले हिस्से का जो अगला वाला भाग होता है, जो रुखरा टाइप का होता है, उसी को हम बोलते हैं मूर्धन्य। उस मूर्धा बोलते हैं उसको। और ट वर्ग का टोटल वर्णों का उच्चारण मूर्धे से होता है। ट वर्ग का उच्चारण दंत से होता है। प वर्ग का उच्चारण ओठ से, मतलब ओठ से होता है। जैसे प बोलोगे तो आप प बोलिएगा तो प में दोनों ओठ चिपके होंगे, इसलिए हम कहते हैं प, फ, ब, भ, म। इन पांचों वर्णों का उच्चारण ओठ से होता है। इसके बाद आता है दूसरा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन अब किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की रगड़ से ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे तीनों स इसमें आ जाता है, श, स, श, ह। ये चारों वर्ण ऊष्म व्यंजन के उदाहरण है। उसके बाद आता है अंतःस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण जीभ तथा मुख के किसी भी भाग को
बिना स्पर्श के होता है, मतलब मुख के किसी भी भाग को बिना स्पर्श किए होता है, उसे हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। यहाँ पे इसका उदाहरण होगा य, र, ल, व। आप उच्चारण करोगे तो इन चारों वर्णों में से किसी में भी आपका मुख का किसी भी भाग का स्पर्श नहीं होगा, और इसका उदाहरण यही होगा य, र, ल, व, अंतःस्थ व्यंजन का। और इसे अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। जिन व्यंजनों का निर्माण दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से होता है, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों यानी अक्षरों के मेल से होता है। जिन अक्षरों का निर्माण दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल से होता है, उसको हम संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना, वर्ण व्यंजन। जिन व्यंजनों का निर्माण दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से हो, उसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब उदाहरण में जैसे आधा क प्लस श बराबर छ। अब ऐसे ही आधा त प्लस र बराबर त्र, जैसे कक्षा, त्रिशूल, ज्ञान। फिर ज प्लस य प्लस अ के जुड़ने से ज्ञ बनता है। अब ऐसे ही श प्लस आधा र प्लस पूरा अ बराबर स्र आश्रम। इसके बाद आता है द्विगु व्यंजन। द्विगु व्यंजन जिस व्यंजनों के नीचे बिंदु होता है, उसे हम द्विगु व्यंजन कहते हैं। जैसे ङ, ढ। इसका प्रयोग ऐसे शब्दों में किया जाता है जैसे सड़क, पढ़ाई आदि। आज के लिए इतना ही। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। फिर से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।